हेलो एवरीवन, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उपसहसंयोजक यौगिक, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर बेटा फर्स्ट। और आज इस लेक्चर में हम क्या बात करेंगे? योगात्मक यौगिक के बारे में बात करेंगे, मतलब एडिशन कंपाउंड्स के बारे में। और क्या पढ़ने वाले हैं बेटा इस लेक्चर में हम द्विक लवण, जिसे डबल सॉल्ट कहेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक, जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और हम बात करने वाले बेटा द्विक लवण और उपसहसंयोजक यौगिक के डिफरेंस के बारे में कि इनमें क्या अंतर होता है, इन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले। लेक्चर फर्स्ट है, कुछ बेसिक टर्म्स की बात होगी, मजा आएगा इस लेक्चर के अंदर, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और एक और बात बेटा, ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भी है। एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन, कंपटीशन में भी आता है और बहुत आसान है। खासकर जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो इसके अंदर एक टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं आईयूपीएससी, नोमेनक्लेचर, उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। आप जानते ही हो। खैर, डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे। लेकिन आज जो बेसिक लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको बताएगा कि उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में डील करेंगे। इसलिए बेसिक लेक्चर है, इंपोर्टेंट भी है। डेफिनेशंस पूछ लेते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक क्या है, द्विक लवण क्या है, इन सब की डेफिनेशंस पूछ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। उपसहसंयोजक यौगिक में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा योगात्मक यौगिक, मतलब एडिशन कंपाउंड्स के बारे में। क्या होता है एडिशन कंपाउंड? भाई, जब हम दो एक्वस सॉल्ट को, दो लवण को आपस में मिक्स करते हैं, जब दो लवण को, एक लवण ये है एक लवण ये है, इनको आपस में आपको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद बेटा जो नए यौगिक बनेंगे, उस नए यौगिक को हम योगात्मक यौगिक कहेंगे। भाई, दो लवण को आपस में मिलाया, मिलाने के बाद एक नया यौगिक तैयार हुआ, और इस नए यौगिक को हम क्या बोलते हैं बेटा? योगात्मक यौगिक बोलते हैं। अब ये जो हमारे पास योगात्मक यौगिक होते हैं, ये दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो हमने लिया लवण बेटा K2SO4, सपोज दैट। एक तो क्या लिया हमने? K2SO4, राइट। इसका एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक लिया हमने बेटा Al2SO4 का होल थ्राइस, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। और हमने इसका क्रिस्टलीकरण करा, क्रिस्टलाइजेशन करा। जब मैं इसका क्रिस्टलीकरण करूंगा तो मुझे प्रोडक्शन मिला K2SO4। भाई जुड़ के आएंगे ना, योगात्मक यौगिक जुड़ेंगे। तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। हाँ, ये वही है जिसे आप समझ रहे हो, पोटाश एलम, फिट करी जिसमें हम बोलते हैं पोटाश एलम। क्या है बेटा ये? पोटाश एलम, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फिटकरी कहते हैं, फिटकरी। इसी को हम द्विक लवण भी बोलते हैं, डबल सॉल्ट भी कहते हैं। द्विक लवण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई दो लवण का योग है, दो सॉल्ट का योग है, इसलिए हम इसे डबल सॉल्ट भी कहते हैं। खैर, आपको पता होना चाहिए बेटा क्या है कि जब हमने दो लवण को आपस में मिक्स करा तो एक नया यौगिक बना। इस नए यौगिक को हम क्या बोलते हैं? योगात्मक यौगिक। अब ये योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक द्विक लवण और दूसरा उपसहसंयोजक यौगिक। जैसे कि द्विक लवण की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास K2SO4 Al2SO4 इंटू 24H2। अगर मैं इसकी बात करूं तो थोड़ा समझना बेटा, द्विक लवण किसे कहते हैं या उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, या इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसको समझाता हूं। जब मैं इसको बेटा आयनाइज करता हूं, जब मैं आयनों में तोड़ता हूं, तो K पे +1 और SO4 पे डाई नेगेटिव मिलेगा मुझे। क्या मिलेगा बेटा? K पे प्लस और SO4 पे डाई नेगेटिव। भाई एक K पे एक प्लस तो दो K पे दो प्लस, वो अलग बात है बैलेंस की। SO4 पे दो माइनस हो जाएगा। यहां पर जब मैं इसको आयनाइज करूंगा तो Al पे ट्राई पॉजिटिव होगा और SO4 पे तो डाई नेगेटिव मिलेगा मुझे, SO4 पे डाई नेगेटिव मिलेगा। तो जैसे ही मैं इस फिटकरी को दोबारा से पानी में डालता हूं, दोबारा से जल के अंदर मैं इसको घोलता हूं, डिसॉल्व कराता हूं, तो भाई साहब ये आयनाइज हो जाता है, ये वापस आयनों में टूट जाता है। जिनसे मिलकर बना, इसके बोलते हैं अवयव आयन। क्या बोलते हैं बेटा? कंपोनेंट आयन, अवयव आयन। जिनसे मिलकर कोई चीज तैयार होती है उसको बोलते हैं अवयव। तो चूंकि ये हमारे पास इन आयनों से मिलकर तैयार हुआ, इसलिए हम बोलेंगे इनके ये अवयव आयन।
तो अब जैसे मैं इसको पानी में डालता हूं तो वापस से ये ब्रेक हो जाता है K प्लस SO4 डाई नेगेटिव में, Al ट्राई पॉजिटिव SO4 डाई नेगेटिव में वापस टूट जाता है। यानी कि आप इनके जो कंपोनेंट आयंस हैं वापस से इनका परीक्षण कर सकते हो। वापस से आपको K प्लस SO4 माइनस Al टाइप पॉजिटिव SO4 डाई नेगेटिव इनमें टूट जाता है। बस जो अपने अवयवी आयनों में टूट जाए, जो अपने अवयवी आयनों में टूट जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, द्विवीय लवण कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। यानी कि जो अपनी पहचान को खोते, भाई आपने पानी के अंदर NaCl मिलाया, अब NaCl मिलाने से पहले तो सॉलिड था, पानी में जाते ही उसकी सॉलिड नेचर खत्म, तो उसने अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया। तो जो अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर देते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, जो अपनी पहचान को खो देते हैं, या मैं कहूं जो अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, द्विवीय लवण बोलते हैं। तो मैंने ध्यान से सुनना, मैंने दो लवण को आपस में मिलाया, मिलाने के बाद एक नया यौगिक बना और इस नए यौगिक को मैं योगात्मक यौगिक बोल रहा हूं। अब चूंकि ये जो नया यौगिक है ये अपने वापस अवयवी आयनों में टूट गया विलयन में जाकर, क्योंकि ये विलयन में जाकर अपने अवयवी आयनों में टूट गया, तो इसको जो अवयवी आयनों में टूट जाएगा उसको हम कहेंगे द्विवीय लवण, डबल सॉल्ट। और ये द्विवीय लवण जो होता है वो अपनी पहचान को खो देगा। ये सॉलिड था, फिटकरी सॉलिड है, पानी में जाते ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब वो अपनी पहचान को खो देगी, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगी। क्लियर है? ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, द्विवीय लवण। दूसरी ओर ध्यान से सुनना बेटा, मेरे पास था पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड क्या था बेटा, पोटेशियम साइनाइड, और इसने क्रिया कराई फेरस साइनाइड की। ये एक सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है, इसके 4 मोल हमने यूज करे, ये एक लवण है, ये एक लवण, और जैसे रिएक्शन करा तो प्रोडक्शन हुआ K4FeCN6 का। बात को समझते रहना बेटा, उत्पाद क्या बना, एक नया यौगिक क्या बना, K4FeCN6 का। 2 लवण है, 2 लवण को मिक्स करा, मिक्स करने के बाद एक नया यौगिक बना। अब ये नया जो यौगिक है इसको समझना बेटा, यहां पर जब मैं इसको आयनाइज करता हूं तो ये टूट जाता है Fe डाई पॉजिटिव Cn नेगेटिव। जब मैं इसको आयनाइज करता हूं तो ये टूट जाता है K प्लस और Cn माइनस। लेकिन जब मैं इसको आयनाइज करता हूं तो ये पता K प्लस और FeCN6 4 नेगेटिव आयन में टूटता है, 4 नेगेटिव आयंस में टूटता है। इसको बोलते हैं बेटा संकुल आयन, जटिल आयन। इसको हम क्या बोलते हैं, संकुल आयन या फिर जटिल आयन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहां से मुझे क्या मिलना चाहिए था, ये अगेन ब्रेक होना चाहिए था Fe डाई पॉजिटिव और Cn नेगेटिव, बट ये आगे की ओर ब्रेक नहीं होता, ये आगे की ओर ब्रेक नहीं होता। मतलब ये अपने अवयवी आयनों में नहीं टूट रहा भाई, ये मिलकर तो इनसे बना, पर हमें वापस कौन सा आयन दे रहा है, K प्लस दे रहा है, वापस क्या दे रहा है, FeCN6 4 नेगेटिव। यहां से आपको Fe डाई पॉजिटिव आयन का टेस्ट नहीं मिलेगा, परीक्षण नहीं मिलेगा, ना ही Cn माइनस आयन का परीक्षण मिलेगा। मतलब इसने अपने अवयवी आयनों को क्या कर लिया, अपने अवयवी आयनों को पकड़ लिया। कहने का मतलब ये है कि ये अपने अवयवी आयनों की पहचान नहीं कर, ये हमारे पास अपने अवयवी आयनों की पहचान नहीं करा रहा, जबकि वो दे रहा था, वो अपने अवयवी आयनों में टूट रहा था, ये अपने अवयवी आयनों में नहीं टूट रहा। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं बेटा उपसह संयोजक यौगिक, इन्हीं को बोलते हैं उपसह संयोजक यौगिक। अब ये जो उपसह संयोजक यौगिक है ये ठोस अवस्था में भी इसी फॉर्म में रहेंगे और जब इन्हें पानी में डालोगे तो भी इसी फॉर्म में रहेंगे। मतलब ये अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को नहीं खोएंगे, मतलब ये अपने अवयवी आयनों में नहीं टूटेंगे। जो संकुल आयन है किससे मिलकर बना, Fe डाई पॉजिटिव Cn नेगेटिव से मिलकर बना, बट ये विलयन में जाकर Fe डाई पॉजिटिव और Cn नेगेटिव में नहीं टूटेगा, अपने अवयवी आयनों में ब्रेक नहीं होगा। कहने का मतलब ये अपनी पहचान को ये नहीं खोएगा, जो ठोस अवस्था में रहेगा वही विलयन में रहेगा। तो ऐसे कंपाउंड जो अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, जो ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन में भी अपनी पहचान को नहीं खोते हैं या वो अपने अवयवी आयनों में नहीं टूटते हैं,
ऐसे यौगिक को हम क्या बोलते हैं बेटा, उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। बात समझ में आ गई। यहां से आपको K प्लस आयन का तो परीक्षण मिल जाएगा, यहां से आपको Fe डाइपॉजिटिव Cl नेगेटिव का परीक्षण नहीं मिलेगा। जबकि इससे पहले हम जो बात कर रहे थे, जब दो लवण को आपस में मिलाया था तो हमें एक नया यौगिक मिला था, और जब इस नए यौगिक को हमने पानी में डाला तो यहां से K प्लस आयन का भी परीक्षण मिला, SO4 माइनस का परीक्षण मिला, Al ट्राइपॉजिटिव आयन का भी परीक्षण मिला। यानी कि यहां से हमें अवयवी आयनों का परीक्षण मिलता है, जबकि यहां से हमें अवयवी आयनों का परीक्षण नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा द्विविक लवण और उपसहसंयोजक यौगिक में क्या डिफरेंस है। द्विविक लवण अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, मतलब अपनी पहचान को खो देते हैं, जबकि जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं वो बेटा क्या होता है, अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, वो अपने अवयवी आयनों में नहीं टूटते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, योगात्मक यौगिक। ध्यान सुनो बेटा, जब विलयन में दो या दो से अधिक लवण साधारण आणविक अनुपात में संयुक्त होते हैं तब नए यौगिकों के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ऐसे यौगिक योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। और ऐसे यौगिक योगात्मक यौगिक में आप ले सकते हो बेटा, योगात्मक यौगिक में आप ले सकते हो, पहला एग्जांपल आप ले सकते हो K4 FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये एक योगात्मक यौगिक है जो दो लवण से मिलकर बना। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो बेटा K2 SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटाश Lm। ये दोनों कैसे हैं, योगात्मक यौगिक है। क्लियर है बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे बेटा योगात्मक यौगिक की, तो मैंने कहा योगात्मक यौगिक को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, एक द्विविक लवण और एक उपसहसंयोजक यौगिक, जैसा कि मैं आपको समझा रहा था। तो यहां देख सकते हो योगात्मक यौगिक को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। और सबसे पहले हम बात करें बेटा यहाँ पर द्विविक लवण की, डबल सॉल्ट की। डबल सॉल्ट क्या है, जो अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, जो अपनी पहचान को खो देते हैं, उन्हें डबल सॉल्ट कहते हैं। राइट, तो चेक कर सकते हो वे यौगिक जो विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, अर्थात जो विलयन में सरल आयनों में विभक्त हो जाते हैं, द्विविक लवण कहलाते हैं। जो अपने आयनों में टूट जाएंगे और अपनी पहचान को खो देंगे। जैसे NaCl को पानी में डालो तो Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, यानी कि पानी के अंदर जाकर वो अपनी पहचान को खो देगा। जैसे बेटा आप चीनी को पानी के अंदर डालो तो उसकी सॉलिड नेचर खत्म, वो अपनी पहचान को खो देगा। सेम हमारे पास जो फिटकरी होती है वो भी अपनी पहचान को खो देती है, मतलब अपने अवयवी आयनों में टूट जाती है। और ऐसे को हम बोलते हैं द्विविक लवण, डबल सॉल्ट। राइट, जो कि आपने देख लिया होगा। उदाहरण पोटाश Lm फिटकरी, फॉर्मूला क्या, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। जब मैं इसको पानी के अंदर डालता हूं, ध्यान से देखना बेटा, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। जब मैं इसको पानी के अंदर डालता हूं तो ये अपने अवयवी आयनों में टूट जाएगा। K पे प्लस कितने K मिलेंगे, 2K, SO4 पे माइनस कितने SO4 मिलेंगे, एक यहां से और तीन यहां से, तो 4SO4, और प्लस हमें यहां पर मिलेगा 2Al ट्राइपॉजिटिव, और साथ में यहां से 24H2। तो ये अपने अवयवी आयनों में टूट जाएगा, मतलब यहां पर इसके अवयवी आयनों का परीक्षण किया जा सकता है। तो ऐसो को बोलते हैं डबल सॉल्ट। दूसरा एग्जांपल है कार्नोलाइट। कार्नोलाइट में हमारे पास फॉर्मूला आप देख सकते हो KCl MgCl2 इंटू 6H2। तो इसमें आप देखोगे जब KCl MgCl2 को पानी के अंदर डालोगे, यानी कि वाटर के अंदर डिसॉल्व करना चाहोगे, तो ये अवयवी आयनों में टूट जाएगा। K पे प्लस Cl पे माइनस, कितने Cl मिलेंगे आपको, 3, 2 Mg से, भाई MgCl2 ना, तो 2 Cl यहां से और 1 Cl यहां से, 3 प्लस Mg डाइपॉजिटिव और साथ में यहां से 6H2। तो ये अपने अवयवी आयनों में टूट जाएगा। राइट, जब मोहर लवण की बात करते हैं तो FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2। तो जब मैं मोहर लवण की बात करता हूं तो FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2। और जब मैं इसको पानी में डालता हूं तो ये आयनाइज हो जाएगा अपने अवयवी आयन में। तो Fe पे यहां पर मुझे मिलेगा डाइपॉजिटिव,
SO4 में मिलता है बेटा डाई नेगेटिव, राइट। कितना SO4 है, एक यहां से मिलेगा, एक यहां से, तो 2 SO4 प्लस 2 ही मेरे पास हो गए NH4, तो NH4 पे +1 होता है, तो 2NH4 प्लस, और साथ में यहां से बाहर होगा 6H2। तो यहां पर इनके अवयवी आयनों की पहचान की जा सकती है, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा। तो ये सब के सब डबल सॉल्ट कहलाते हैं, द्विविल लवण कहलाते हैं, चाहे वो पोटाश एलम हो, चाहे वो कार्नेलाइट हो, चाहे वो मोहर लवण। इनका फॉर्मूला आपको पता भी होना चाहिए और डेफिनेशन भी पता हो, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम में आती है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात करें उपसह संयोजक यौगिक की, या फिर आप जटिल यौगिक भी कह सकते हो, या फिर आप संकुल यौगिक भी कह सकते हो। उपसह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ऐसे कंपाउंड जो अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, मतलब अपने अवयवी आयनों में नहीं टूटते, ऐसे यौगिक को हम क्या बोलते हैं बेटा, उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे हमने देखा था K4FeCN6, जब उसे आयनाइज करा तो K पे प्लस और एक संकुल आयन मिला FeCN6 4 नेगेटिव। यहां से हमें Fe डाई पॉजिटिव और Cn माइनस आयन नहीं मिलता, मतलब ये अपनी अवयवी आयनों की पहचान नहीं करा रहा, या मैं कहूं ये Fe डाई पॉजिटिव और Cn माइनस का टेस्ट नहीं देगा। क्लियर है बात? हाँ, तो चलिए देख सकते हैं बेटा, वे यौगिक जो ठोस अवस्था के साथ विलयन में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। भाई जो आयंस ठोस में होंगे वही आयंस आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, बनाए रखते हैं। अर्थात जलीय विलयन में ये सामान्य आयनों में विभक्त नहीं होते, जलीय विलयन में ये सामान्य आयनों में विभक्त नहीं होते। संकुल या उपसहसंयोजक यौगिक या जटिल यौगिक कहलाते हैं। तीनों एक ही नाम है, संकुल यौगिक का हो या फिर उपसहसंयोजक यौगिक का हो या फिर जटिल यौगिक। क्लियर है बात बेटा? एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 जलीय विलयन में K प्लस, देख सकते हो, मैं यहां पर दिखा देता हूं, K4FeCN6 को जब आप वाटर के अंदर डालते हो तो ये ब्रेक होगा K प्लस में, 4K प्लस मिलेगा, एक K पे एक प्लस तो 4K प्लस। तो मुझे यहां पर बेटा FeCN6 एक संकुल आयन FeCN6 4 नेगेटिव, जैसे बोलते हैं संकुल आयन या फिर जटिल आयन, संकुल आयन या फिर जटिल आयन, राइट, ये मिलेगा। यहां से मुझे Fe डाई पॉजिटिव सरल सिंपल आयन यानी कि Fe डाई पॉजिटिव और Cn नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो ये अपनी पहचान को बनाए रखेगा, ये अपनी पहचान को लूज नहीं करेगा, ना जलीय विलयन में ना ही सॉलिड स्टेट में। हाँ, तो जलीय विलयन में K प्लस Fe डाई पॉजिटिव एवं Cn माइनस आयनों में नहीं टूटता। K प्लस Fe डाई पॉजिटिव Cn माइनस में नहीं टूटेगा भाई, लेकिन ये टूटेगा K प्लस आयन और संकुल फेरोसाइनाइड आयन। जो संकुल फेरोसाइनाइड आयन है FeCN6 4 नेगेटिव देता है। तो आपको बताना चाहिए जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो भाई अपने सिंपल आयनों में ब्रेक नहीं होता। तो ये जो कॉम्प्लेक्स का ये जो सिंबल है, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो बड़ा ब्रैकेट आप देख रहे हो, इसके अंदर वाली चीज आयनों में नहीं टूटेगी भाई। तो हमेशा जब आयनाइज होगा तो इससे बाहर वाली चीज आयनाइज होगी, तो K पे प्लस आ गया, फिर इस कोष्ठक पे क्या आएगा, माइनस आएगा। हो सकता है इस कोष्ठक पे प्लस है तो फिर बाहर वाले पे माइनस। जैसे आप ले सकते हो, एक और एग्जांपल ले सकते हो। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो AgCN का होल ट्वाइस Cl, AgCN का होल ट्वाइस Cl। जस्ट 1 मिनट, Cl नहीं आएगा, जस्ट 1 मिनट देख लेता हूं। यहां पर लो बेटा, NH3 का होल ट्वाइस Cl। अब ठीक है, NH3 का होल ट्वाइस Cl। अब यहां पर अगर मैं इसको आयनाइज करूं तो ये ब्रेक होगा Ag NH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव। अंदर वाली चीज आयनों में ब्रेक नहीं होगी, यहां से आपको Ag प्लस आयन नहीं मिलेगा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। Cl पे चूंकि नेगेटिव होता है तो पूरे ब्रैकेट पर पॉजिटिव आएगा, यहां से आपको Ag प्लस नहीं मिलेगा। मतलब ये अपनी पहचान को बनाए रखेगा, अपनी पहचान को खोएगा नहीं। बात समझ में आ गई होगी? तो ऐसे यौगिक को हम क्या बोलते हैं बेटा, उपसहसंयोजक यौगिक। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डेफिनेशन आती है कि उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं। क्लियर है बात बेटा? आगे बढ़ते हैं। उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण, तो जब मैं डी ब्लॉक तत्व पढ़ा रहा था यानी कि संक्रमण तत्व की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था, तो उसमें एक प्रॉपर्टी थी जटिल यौगिकों का निर्माण।
कि संक्रमण तत्व जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं क्यों। तो मैंने आपको बताया था कि भाई संक्रमण तत्वों के पास क्या होते हैं, इनके पास आवेश अधिक होता है, आवेश अधिक। दूसरी प्रॉपर्टी है भाई आकार छोटा होता है, आकार छोटा होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी है डी कक्षक खाली होते हैं, डी कक्षक खाली होते हैं। भाई उपसह संयोजन के लिए इनके पास जो डी कक्षक होते हैं वो खाली होते हैं। तो तीन प्रॉपर्टी के कारण ये जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। और आप जानते हो कि संक्रमण तत्वों के पास आवेश भी अधिक होता है, साइज छोटा होता है और उपसह संयोजन के लिए खाली डी कक्षक होते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको बताया स्कैंडियम है भाई 21, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आर्गन 3d1 4s2। अब मेरे पास यहां पर जब आप डी को ओपन करोगे तो डी भी खाली है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और 4s जब आप देखोगे, 4s जब आप देखोगे तो 4s के बाद 4p भी होता है, 4p भी खाली है। और 4p के बाद बेटा हमारे पास 4d भी होता है, तो 4d भी खाली। तो इसके पास खाली डी कक्षक बहुत सारे, जिससे आसानी से, जैसे मान लीजिए स्कैंडियम ने बॉन्ड बनाना है NH3 के साथ, तो NH3 अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा इसे और इसके साथ उपसह संयोजक बंध बनाएगा। आपको पता ही होगा उपसह संयोजक बंध किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं। तो आपने ये सीखा होगा कि जब साझेदारी के इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं, ऐसे बंध को हम उपसह संयोजक बंध कहते हैं, जब साझेदारी के इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के द्वारा। जैसे यहाँ पर साझेदारी में सिर्फ इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट करेगा, स्कैंडियम को। अब स्कैंडियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसके पास एक खाली कक्षक होना चाहिए ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ चले गए तो यहाँ ये अपने लॉन पेयर आसानी से डोनेट करते हैं। अगर एक और करेगा, 2 नाइट्रोजन कर रहे हैं तो कितने ही कर सकते हैं। तो इनके पास खाली कक्षक की उपस्थिति के कारण ये इजीली क्या बना लेते हैं, उपसह संयोजक बंध बना लेते हैं। और चूंकि उपसह संयोजक बंध बना लेंगे, जिसे तीर से डिनोट करते हैं, इसी कारण हम बोल सकते हैं बेटा, इसी कारण हम बोल सकते हैं कि आसानी से उपसह संयोजक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। राइट, तो आप पढ़ सकते हो संकुल यौगिकों का निर्माण अधिकांशतः संक्रमण धातु परमाणु अथवा आयनों द्वारा किया जाता है, क्योंकि इनके परमाणु का आकार छोटा, इनके जो परमाणु का आकार है वो छोटा, आवेश अत्यधिक, जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा, तथा उपसह संयोजन के लिए यानी कि उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए, उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए खाली डी कक्षकों की उपस्थिति। भाई साइज छोटा होगा, आवेश ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचना आसान होगा। अब जब वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो खाली कक्षक भी हो भाई। अब जब खाली कक्षक होंगे तो खाली कक्षक में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इनके पास खाली कक्षक भी। तो साइज छोटा, आवेश ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचना आसान। और जब वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसके लिए खाली कक्षक चाहिए ना, तो इनके पास खाली कक्षक भी है, जिस कारण ये उपसह संयोजक यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको बेटा, क्लियर है बात, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उपसह संयोजक यौगिकों का महत्व बेटा, उपसह संयोजक यौगिकों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत सारी जगह ये यूज होता है। जैसे मेडिकल लाइन में बहुत ज्यादा यूज होता है, कैंसर के उपचार में एक कंपाउंड होता है उपसह संयोजक PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये कैंसर के उपचार में यूज किया जाता है। ऐसे हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ये Fe का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। जैसे हमारे पास विटामिन B12 होता है, वो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ऐसे जो क्लोरोफिल होता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये मैग्नीशियम का बेटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो बहुत जगह उपसह संयोजक यौगिकों का यूज किया जाता है। तो इंपोर्टेंस देख रहे हैं, चेक करना। उपसह संयोजक यौगिक प्रकृति में बहुतायत में पाए जाते हैं तथा जैविक क्रियाविधि में, बायोलॉजिकली जो मैकेनिज्म है, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए भाई इन्हें नोट करना, अच्छे से हाईलाइट करना। रक्त में उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन आयरन का उपसह संयोजक यौगिक है। हाईलाइट कर लेना बेटा, यह श्वसन के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर बात। इसी प्रकार क्लोरोफिल तथा विटामिन B12, इनको हाईलाइट करना क्रम से। मैग्नीशियम, भाई क्लोरोफिल तो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, और विटामिन B12 किसका बेटा, कोबाल्ट के उपसह संयोजक यौगिक है। राइट। धातु निष्कर्षण विधियों में प्रयुक्त उत्प्रेरक
धातु निष्कर्षण में जो प्रयुक्त उत्प्रेरक है या अभिकर्मक है वो भी उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं। जैसे वस्त्र रंगाई, जब हम कपड़े को कलर करते हैं, या औषध रसायन में भी उपसहसंयोजक यौगिकों के अनेक उपयोग है। राइट, तो अतः उपसहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैंने बताया भी आपको कि उपसहसंयोजक यौगिकों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, वाटर के हार्डनेस दूर करने में भी किया जाता है, बहुत यूज हम आगे भी पढ़ेंगे। क्लियर है बात बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हम जटिल यौगिकों के प्रकार की, तो जैसा कि आपने देखा कि जो उपसहसंयोजक यौगिक है जिन्हें हम जटिल यौगिक कह रहे हैं, उनमें क्या होता है बेटा कि जो अपनी आइडेंटिटी को बेटा मेंटेन रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते, अपने वो आयनों में नहीं टूटते, उन्हें हम उपसहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। और खासकर मैंने आपको कहा था उपसहसंयोजक यौगिक क्या है, वो जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर जो चीजें हैं वो उपसहसंयोजक यौगिक में आती है। यानी कि जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है ये हमारा उपसहसंयोजक यौगिक है। इससे बाहर तो सिंपल है। तो यानी कि हमारे पास बेटा अगर मैं बात करूं K4FeCN6 की, वैसे तो हम आगे पढ़ने वाले हैं लेकिन मैं बता दूं इसके दो पार्ट है। इसे बोलते हैं आयनिक परिसर। इसे क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक परिसर। हालांकि हम ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक एक बात को इन सब की। और ये जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स है इसे बोलते हैं जटिल या संकुल परिसर। जटिल या संकुल परिसर, जटिल या संकुल परिसर। अब अगर इस जटिल यौगिक के ऊपर धनात्मक आवेश आता है, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, इस जटिल यौगिक के ऊपर क्या आता है, अगर धनात्मक आवेश आता है तो फिर ये कॉम्प्लेक्स कहलाएगा धनात्मक जटिल यौगिक। क्या कहलाएगा, धनात्मक जटिल यौगिक। और अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर ऋणात्मक आवेश आता है तो फिर ये यौगिक कहलाएगा ऋणात्मक जटिल यौगिक। और अगर इस पर कोई आवेश नहीं आता तो फिर हम इसे कहेंगे उदासीन जटिल यौगिक। यानी कि पानी के अंदर डालो, VL में डालो और ये आयनाइज ना हो, ये आयनों में नहीं टूटे, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, उदासीन जटिल यौगिक। तो सिंपल सी बात है, अगर जटिल यौगिक पर पॉजिटिव चार्ज है तो धनात्मक जटिल यौगिक, नेगेटिव है तो ऋणात्मक जटिल यौगिक, और अगर कोई आवेश नहीं आ रहा तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, उदासीन जटिल यौगिक कहेंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, आवेश के आधार पर जटिल आयनों को निम्न प्रकार विभाजित किया जा सकता है। पहले हम बात करें धनायनिक जटिल यौगिक, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और मैंने बताया जब जटिल यौगिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, धनात्मक आवेश आएगा, तो हम कहेंगे धनात्मक जटिल यौगिक। तो इस जटिल यौगिक में जटिल आयन पर धनावेश उपस्थित होता है। फॉर एग्जाम्पल AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। अब Cl पे कैसे चार्ज होता है आप बताइए, Cl पे माइनस, तो फिर कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो कैसा यौगिक है, धनात्मक जटिल यौगिक है बेटा। जैसे Cu NH3 का 4 SO4, SO4 पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो फिर कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो कैसा कंपाउंड कहलाएगा बेटा हमारा, धनात्मक जटिल यौगिक। मैं दिखा भी देता हूं कि मेरे पास AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, इसको आयनाइज करते हैं, आयनों में तोड़ते हैं, और जब मैं इसको आयनों में तोड़ूंगा तो Cl पे माइनस आएगा, तो फिर कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा हमारा, प्लस आएगा। फिर कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा बेटा, प्लस। क्योंकि Cl पे एक माइनस तो इसलिए कॉम्प्लेक्स पे एक प्लस। इसे तोड़ते तो SO4 पे डाई नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स पे डाई पॉजिटिव। राइट, अच्छा बात करते हैं ऋणायनिक जटिल यौगिक की, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर ऋणात्मक आवेश आएगा तो उसे हम बोलेंगे ऋणायनिक जटिल यौगिक। तो देख सकते हो इस जटिल यौगिक में जटिल आयन पर ऋणावेश उपस्थित होता है। तो इस जटिल यौगिक के अंदर बेटा जो जटिल आयन होगा उस पर कैसा आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश उपस्थित होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि अभी हम देख रहे थे K4FeCN6, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है K पे प्लस तो Cn पे कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा, माइनस, इसलिए कैसा यौगिक है, ऋणात्मक जटिल यौगिक। जैसे हमारे पास होगा बेटा KAgCN का होल ट्वाइस, KAgCN का होल ट्वाइस कैसा यौगिक होगा, धनात्मक जटिल यौगिक होगा। राइट, अब मैं इसको ब्रेक भी कर देता हूं, K4FeCN6। तो जैसे आप इसको आयनाइज करोगे, आयनों में तोड़ोगे, तो आयनों में तोड़ तो ही हमें क्या मिलेगा बेटा, K पे प्लस मिलेगा। कितने K होंगे, 4,
4K है प्लस, और बचेगा क्या मेरे पास FeCN6 4 नेगेटिव। कैसा कॉम्प्लेक्स में कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए कैसा यौगिक है बेटा हमारे पास, ऋणायनिक यौगिक। ये भी कैसा यौगिक होगा, K पे प्लस, तो फिर कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा माइनस, तो ये भी कैसा यौगिक होगा, ऋणायनिक यौगिक होगा। तो कौन धनात्मक जटिल यौगिक है, कौन सा ऋणात्मक जटिल यौगिक है, ये आप पहचान सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तीसरा उदासीन जटिल यौगिक। बेटा इनके ऊपर हमें पहचानना बहुत जरूरी है कि ये धनात्मक जटिल यौगिक है या ऋणात्मक जटिल यौगिक है या उदासीन जटिल यौगिक है। क्यों हमें पहचानना जरूरी है, क्योंकि जब हम IUPAC यानी कि नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो इनका नामकरण कॉम्प्लेक्स के ऊपर उपस्थित आवेश के आधार पर होगा कि जो कॉम्प्लेक्स है वो धनात्मक है, ऋणात्मक है या फिर उदासीन है। इसके बेसिस पर भी हम उनका नामकरण करेंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स धनात्मक है, ऋणात्मक है या फिर उदासीन है। उदासीन जटिल यौगिक की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के जटिल यौगिक में विलयन में आयनित नहीं होते। इस प्रकार के जो जटिल यौगिक है वो विलयन में आयनित नहीं होते, मतलब उन पर कोई चार्ज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था, PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2। अब ये जो है जब आप इसे विलयन में डालोगे तो कॉम्प्लेक्स के अंदर वाली चीज तो आयनाइज होती ही नहीं और बाहर कुछ है नहीं, तो ये आयनाइज नहीं होगा, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0 चार्ज है। ये हमारे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जैसे आप ले सकते हो FeCO5, ये भी न्यूट्रल कंपाउंड्स ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे न्यूट्रल कंपाउंड हो सकते हैं बेटा, बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। तो ये सब क्या है, उदासीन है हमारे पास, उदासीन जटिल यौगिक है। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है। जब इन्हें आप विलयन में डालोगे तो ये आयनाइज नहीं होंगे, यानी कि कैसे कंपाउंड है बेटा, उदासीन जटिल यौगिक। बात समझ में आ गई होगी। तो ये पहचानना बहुत जरूरी है कि ये कौन सा उदासीन कॉम्प्लेक्स है, कौन सा हमारे पास नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, कौन सा हमारे पास पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं द्विविक लवण और उपसहसंयोजक यौगिक में डिफरेंस के बारे में, जो कि हमने पहले भी बात करी डिफरेंस की। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ क्रम संख्या नंबर है, द्विविक लवण है, यहाँ पर हमारे पास उपसहसंयोजन यौगिक है। चेक करो बेटा पहला पॉइंट, यह केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है। जो द्विविक लवण होता है वो केवल ठोस अवस्था मिलेगा, जबकि ठोस अवस्था जलीय विलयन या किसी अन्य विलायक में भी स्थायी होता है। ये ठोस में भी रह सकता है, जलीय विलयन में भी रह सकता है और किसी अन्य विलायक में भी ये स्टेबल रहता है, राइट। दूसरा पॉइंट, जल में घोलने पर यह अपने घटक आयनों में टूट जाता है। घटक बोलते हैं अवयव को, तो ये जब हम इसे जल में घोलेंगे तो ये अपने अवयवी आयनों में टूट जाएगा, यानी कि अपने घटक आयनों में टूट जाएगा, जबकि अपने घटक आयनों में नहीं टूटेगा। तो यह जल में घोलने पर अपने सभी घटक आयनों में नहीं टूटता है, सभी घटक आयनों में नहीं टूटेगा। जैसे K4FeCN6 में हमारे पास K+ मिलेगा, Fe डाई पॉजिटिव और Cn नेगेटिव नहीं मिलेगा, राइट। हाँ, तीसरा पॉइंट, यह विलयन में अपनी पहचान खो देता है। विलयन के अंदर जाकर चूंकि अपने अवयवी आयनों में टूट गया तो ये अपनी पहचान को खो देता है। यह विलयन में अपनी पहचान बनाए रखता है, ये अपनी पहचान को बनाए रखेगा। क्लियर है बात बेटा, बहुत अच्छा। चौथा पॉइंट देखो, द्विविक लवण 2 सामान्य लवण रखता है, यानी कि जो द्विविक लवण होता है वो उसके पास 2 डबल सॉल्ट होते हैं, 2 सामान्य लवण होते हैं, जबकि उपसहसंयोजक यौगिक कम से कम एक संकुल आयन रखता है। इसके पास हमारे पास क्या होगा, एक संकुल आयन होगा। इसके पास 2 सिंपल लवण नहीं होंगे, लेकिन इसके पास तो 2 सिंपल लवण, जैसे K2SO4 एक सिंपल लवण ये हो गया, Al2SO4 का होल थराइज दूसरा सिंपल लवण हो गया। तो इसके पास 2 सिंपल लवण होंगे, लेकिन इसके पास कम से कम क्या होगा, एक उपसहसंयोजक या एक संकुल आयन होगा, राइट। यहां पर आओ बेटा, 5वां पॉइंट, जल में इसके सभी आयनों का परीक्षण संभव है। जितने भी आयन्स होंगे तो जल के अंदर उन सभी आयनों का परीक्षण किया जा सकता है। यहां पर जो संकुल है उस संकुल के अंदर जो आयन्स है, जैसे FeCN6, मैं यहां पर बात करता हूं FeCN6 4 नेगेटिव आयन। अब इसके अंदर मेरे पास Fe डाई पॉजिटिव आयन है और Cn नेगेटिव आयन है। तो क्या इस संकुल आयनों में जो संकुल आयन है, इसके जो अवयवी आयन है, उसका परीक्षण किया जा सकता है? नहीं कर सकते, ना Fe डाई पॉजिटिव का ना ही Cn नेगेटिव का। तो चेक कर सकते हो इसके संकुल आयन के अवयवों का, इसके जो संकुल आयन है, इसके जो अवयव आयन है, इसके अवयव आयन कौन से होंगे, Fe डाई पॉजिटिव और Cn नेगेटिव। भाई ये इन्हीं से तो मिलकर बना होगा। तो ध्यान सुनो, इसके संकुल आयन के अवयवों का परीक्षण संभव नहीं है। जो इसके संकुल आयन है बेटा, इसके जो संकुल आयन, ध्यान सुनो, इसके इस संकुल के जो अवयव आयन है, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है,
और ये कॉम्प्लेक्स किन आयनों से मिलकर बना होगा? Fe डाई पॉजिटिव और Cn नेगेटिव। किनसे बेटा? Fe डाई पॉजिटिव और Cn नेगेटिव, इनसे मिलकर ही तो बना होगा। तो क्या विलयन के अंदर इन आयनों का परीक्षण किया जा सकता है? इसके अंदर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अपने अवयवी आयनों में टूटेगा ही नहीं। इसलिए हम संकुल आयनों के जो अवयवी आयन है विलयन में उनका परीक्षण नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको ये बेसिक बातें समझ में आई होगी और चीजें क्लियर हुई होगी। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।